बात करने वाले थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उपेक्षा नहीं है, ये उपेक्षा जैसी है। जो कठोर दायित्व है ये उपेक्षा से उत्पन्न दायित्व तो नहीं है, ये उपेक्षा जैसा दायित्व है। ठीक है, उपेक्षा और कठोर दायित्व, इसके बीच फर्क कहां पर है? उपेक्षा कैसे उत्पन्न हो रही थी? जब आपका सावधानी बरतने का कर्तव्य है और आपने उस कर्तव्य का भंग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप डैमेज ये हुआ है, यानी कर्तव्य भंग, और कर्तव्य भंग के परिणाम स्वरूप क्षति, यह आवश्यक रूप से होनी चाहिए। अगर कर्तव्य भंग और क्षति इसके बीच नजदीकी संबंध नहीं है तो उपेक्षा का मामला नहीं बनेगा, या क्षति हुई है लेकिन प्रतिवादी ने किसी कर्तव्य का भंग नहीं किया, उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य था और उसने अपने सावधानी बरतने के कर्तव्य को उस सीमा तक, जिस सीमा तक उसके द्वारा उसका निर्वहन किया जाना था, उन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में वो कार्य कर रहा था, उन परिस्थितियों में उसने वादी के प्रति सावधानी बरतने के कर्तव्य का उस सीमा तक निर्वहन किया है। तो उसने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया है, कहा ही कैसे जाए? और जब उसने सावधानी बरतने के किसी कर्तव्य का भंग किया ही नहीं तो तुम्हें क्षति हो गई तो हो जाए, फिर तो तुम्हें हुई क्षति, ये दुर्घटना, ये इसे कहा जाना चाहिए। भाई, प्रतिवादी का सावधानी बरतने का कर्तव्य ये था, प्रतिवादी ने उस सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया हो और तुम्हें क्षति ये हुई हो, ये तीन बातें संतुष्ट होनी चाहिए ना। उसका सावधानी बरतने का कर्तव्य था, उसका यानी किसका? प्रतिवादी का, लेकिन उसने उस कर्तव्य का भंग कहां किया? उसने कर्तव्य भंग ये तो किया ही नहीं। हां, ये ठीक है, डैमेज आपको फिर भी हो गया, लेकिन सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग ये हुआ तो होता और परिणाम स्वरूप क्षति आपको हुई होती, तब उपेक्षा का मामला बनता ना। लेकिन उसने कोई कर्तव्य भंग किया ही नहीं। अच्छा, यहीं पर एक सवाल पैदा हो जाता है कि यह कब मान लिया जाए कि प्रतिवादी ने कर्तव्य भंग नहीं किया, अर्थात यह कब माना जाए कि प्रतिवादी ने कर्तव्य भंग किया है, चाहे जैसे कह लीजिए। इस बात को निर्धारित करना जरूरी है कि प्रतिवादी ने उस घटनाक्रम विशेष में जिसके बारे में वादी शिकायत करता है, सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया था या नहीं, क्योंकि इसी पर वादी की क्षतिपूर्ति आश्रित होगी। क्योंकि आपने देखा था जब हम लोगों ने उपेक्षा की शुरुआत की थी तो उपेक्षा की शुरुआत में तीन बातें आवश्यक तौर पर स्थापित होनी थी। देयर वाज अ ड्यूटी सिचुएशन, देयर इज अ ड्यूटी सिचुएशन, और ड्यूटी सिचुएशन का भंग यह हुआ है, और ड्यूटी सिचुएशन के भंग होने के कारण अर्थात कॉन्सिक्वेंटल डैमेज ये हुआ है, ये होना चाहिए। तो ये तय होना चाहिए कि जो प्रतिवादी है उसने कर्तव्य भंग किया या नहीं। आपसे हमारी बात जितनी बार हुई है उतनी बार एक बात कही गई है कि जिन परिस्थितियों में आप कोई काम करते हैं उन परिस्थितियों में आप ही के समान कार्यकुशल व्यक्ति, ठीक है, उस काम को जिस ढंग से करेगा, अगर आपने काम को उस ढंग से नहीं किया है तो आपने
उस कार्य को करते समय सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग ये किया है, ये माना जाएगा। ठीक है ना। एक काम, ठीक है, कामों की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। एक काम जिससे क्षति होने का पूर्वानुमान आप लगा सकते थे, किससे क्षति हो सकती है। तो जिन कामों से क्षति हो सकती है उन कामों को करने का निषेध ये तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल या वाहन तेज चलाने से दुर्घटना होती है, तो क्या मोटरसाइकिलों और वाहनों की स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा यह कर दिया जाए? यह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जो परिणाम पैदा होंगे, ठीक है, वे परिणाम ज्यादा भयावह होंगे। व्यापार रुक जाएगा, सारा तैयार माल रास्ते में सड़ जाएगा। इसलिए वाहनों को तेज चलाने से नहीं रोक सकते, और वाहन तेज चलाएंगे तो क्षति पूर्वानुमानित है, किसी को हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक काम जो प्रकृति से खतरनाक है उसको किस प्रकार करना चाहिए, ये बात उस काम को करने में कार्यकुशल व्यक्ति, जिसे उस व्यवहार में समझदार आदमी कहा जाएगा। समझदार आदमी का मतलब यह नहीं है कि बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, नहीं, जिस काम को किया जा रहा था, अर्थात जिस काम से वादी को नुकसान हुआ, ठीक है, वो काम यदि प्रकृति से खतरनाक था तो जिन परिस्थितियों में प्रतिवादी द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, प्रतिवादी क्या उस काम को करने में के लिए समझदार आदमी था? सबसे पहले प्रतिवादी को यह सिद्ध करना पड़ेगा उस काम को करने के लिए प्रतिवादी समझदार आदमी था, अर्थात उस काम को करने के लिए जैसी कुशलता चाहिए, क्या प्रतिवादी के पास वो कुशलता थी? यानी क्या प्रतिवादी एक परफेक्ट ड्राइवर था? अगर दुर्घटना हुई है तो सबसे पहला सवाल क्या उठेगा कि क्या आप परफेक्ट ड्राइवर थे? अगर आप परफेक्ट ड्राइवर थे और फिर भी दुर्घटना हुई, ठीक है ना, अगर आप परफेक्ट ड्राइवर ही नहीं थे, बात यहीं से खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि अब आपने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया है। ठीक है, आप परफेक्ट ड्राइवर थे लेकिन आपने शराब पी ली थी। अब एक दूसरी बात आ गई, अब आपने कार्य को उस ढंग से नहीं किया जो उस प्रकृति के खतरनाक काम को करने में एक समझदार आदमी, ठीक है, उस काम को जिस ढंग से करता आपने उस ढंग से नहीं किया, अब भी उपेक्षा है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो प्रतिवादी ने कर्तव्य भंग किया या नहीं किया, इसे तय करने में हमेशा यह देखा जाएगा कि प्रतिवादी जिस काम को कर रहा था उस प्रकार का काम करने के लिए जिस योग्यता की जरूरत है, क्या प्रतिवादी के पास वो योग्यता थी? और क्या प्रतिवादी ने उस काम को उसी ढंग से किया है जिस ढंग से उसी के समान योग्य व्यक्ति उस काम को करते? यदि हां, तो फिर प्रतिवादी ने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग नहीं किया है, यह माना जाएगा। ठीक है, प्रतिवादी गाड़ी को यानी मोटरयान को उसी स्पीड से चला रहा था जो स्पीड निर्धारित है, चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का पालन यह कर रहा था, वो एक योग्य ड्राइवर ये भी है। ठीक है, फिर भी दुर्घटना हो गई तो फिर वो दुर्घटना है, फिर वो दुर्घटना है। मोटरयान के चालक की उपेक्षा से हुई दुर्घटना ये नहीं है। ठीक है ना। और कानून दायित्व तो किस पर मांग रहा है? कानून दायित्व का निर्माण किस चीज पर कर रहा है? जब आप सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग करते हैं, यानी उपेक्षा से काम करते हैं, यानी प्रतिवादी उपेक्षा से काम कर रहा था। यह बात कही कब जा सकती है? यह तब कही जाएगी जब प्रतिवादी जिस ढंग का काम कर रहा था उस ढंग का काम करने की योग्यता प्रतिवादी ने हासिल कर रखी थी, एक बात, और दूसरी बात वह उसी तरह से काम कर रहा था जिस तरह उसी के समान योग्य व्यक्ति उस काम को करते हैं। यदि ये सारी बातें संतुष्ट हैं तो प्रतिवादी ने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग नहीं किया है।
अच्छा, प्रतिवादी के समान योग्य व्यक्ति ही भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से काम करेंगे। जैसे वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है तो बहुत तेज चलेगा, ठीक है। उन स्थानों पर भी जहां स्कूल हैं, बस वो घंटा बजाएगा बड़ी तेजी से, ठीक है ना, और बहुत तेज चलेगा। फायर सर्विस की गाड़ी है, बहुत तेज चलेगा, ठीक है ना। सामान्य गाड़ी है, आप नहीं चलेंगे उस स्तर पर। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सावधानी का स्तर प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहता है। सावधानी का स्तर परिस्थितियों के मुताबिक बदलता भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि प्रतिवादी ने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया है, यह तब माना जाएगा जब उन परिस्थितियों में, उस स्थान पर, जिस स्थान पर प्रतिवादी द्वारा कार्य किया जाना परिवादित है वादी के द्वारा, उन परिस्थितियों में और उस स्थान पर, ठीक है, प्रतिवादी के समान कार्यकुशल व्यक्ति उसी प्रकार से यदि काम करता है जिस प्रकार से प्रतिवादी ने किया है, तो प्रतिवादी ने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग नहीं किया है, और फिर उपेक्षा के लिए कोई दायित्व तो नहीं होगा, ठीक है। तो उपेक्षा, इसके लिए दायित्व के निर्धारण में कर्तव्य स्थिति का होना, उस कर्तव्य स्थिति का भंग होना और परिणामिक क्षति होना, तीनों बातें जरूरी हैं। लेकिन जहां कठोर दायित्व का मामला है, वहां प्रतिवादी ने किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं बरती है, अर्थात उसने सावधानी बरतने की किसी कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी उसका दायित्व होगा। यही चीज है जो कठोर दायित्व को उपेक्षा से अलग कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कठोर दायित्व और उपेक्षा एक चीज नहीं है, क्योंकि उपेक्षा में अगर आपने दर्शित कर दिया कि हमने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया ही नहीं, तो फिर होती रहे क्षति, ठीक है। प्रतिवादी को उत्तरदायी ये नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जहां कठोर दायित्व का मामला होगा, वहां प्रतिवादी ये दर्शित करके मुक्ति नहीं पाएगा कि उसने सावधानी बरतने के किसी कर्तव्य का भंग ये नहीं किया है। इस बात से उसे कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हां, एक स्थिति में कठोर दायित्व और उपेक्षा ये एक समरूपी भी है, और जो चीज समरूपी होती है वो एक ही नहीं होती। समरूप इसका मतलब ही है कि दोनों रूप की दृष्टि से एक है, दोनों दिखते एक से, दोनों में सादृश्यता है, लेकिन फिर भी दोनों गुणधर्म में एक नहीं है। गुण धर्म में एक होना और रूप में एक होना दो अलग अलग बातें। चूड़ा और दही रूप में एक है किंतु गुणधर्म में भिन्न है। आप चूड़े और दही को एक मानने की भूल नहीं कर सकते। तो उपेक्षा और कठोर दायित्व गुणधर्म में अलग है, क्योंकि उपेक्षा में दायित्व के उत्पन्न होने की पूर्ववर्ती शर्त ये कर्तव्य का भंग है, और कठोर दायित्व में कर्तव्य के भंग होना, कर्तव्य का भंग होना दायित्व के उत्पन्न होने की पूर्ववर्ती शर्त नहीं है, ठीक है। जब आप सवाल लिखते हैं, आप पहली लाइन एग्जामिनर पढ़ता है, जो वाकई एग्जामिनर है वो, जो एग्जामिनर का रूप धरे बहुरूपिया है उसकी बात नहीं करते। जो वाकई एग्जामिनर है पहली लाइन पढ़ते ही उसे ध्यान में आ जाता है कि आपको कितनी गहराई से जानकारी है। आप पहली लाइन में ये लिखें, उसका कुछ भी लिख दें, पहली लाइन में एग्जामिनर का दिमाग इंप्रेस हो जाता है कि बस बात एकदम सही है, ठीक है, इसे पता है कठोर दायित्व। बाकी भाग गई चीज और ये हो गया वो तो सभी लिखेंगे,
ठीक है, कठोर दायित्व और उपेक्षा, इसमें सादृश्य भी है और मेन सेंस सब जगह पूछी जाएगी कठोर दायित्व। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उपेक्षा और कठोर दायित्व, इसमें सादृश्य भी है। सादृश्य कहां पर है? उपेक्षा में क्या है? उपेक्षा में है कि वह क्षति जो होती है वह पूर्वानुमानित होती है, क्योंकि उपेक्षा में दो चीजें होनी चाहिए, पूर्वानुमान और सन्निकटता, दोनों चीजें होनी चाहिए। कार्य की, ठीक है, खतरनाक प्रकृति ये कार्य के कर्ता को ज्ञात होती है। ठीक है, और पूर्वानुमानित होता है कि अगर उसने लापरवाही से काम किया तो किसी को क्षति हो जाएगी, और फिर वह पूर्वानुमानित क्षति यदि किसी को होती है, ठीक है, तभी दायित्व का प्रश्न यह पैदा होता है उपेक्षा में। किसमें निर्धारित हुआ था? वैगन माउंट 2। ठीक है, क्षति पूर्वानुमानित होनी चाहिए। वैगन माउंट 1 में नहीं दिया था कंपनसेशन, क्योंकि पूर्वानुमानित नहीं थी। ठीक है ना, पूर्वानुमानित, फोर्सिएबिलिटी। ठीक है, और यह स्थिति कठोर दायित्व में भी है। जिस वस्तु के भाग निकलने से कठोर दायित्व उत्पन्न होगा उससे दूसरे को क्षति हो जाने की संभावना यह होगी, क्योंकि वह खतरनाक प्रकृति की होगी। यानी पूर्वानुमानित क्षति ये उपेक्षा में भी होती है और पूर्वानुमानित क्षति ये कठोर दायित्व में भी होती है। इस बिंदु पर दोनों में समानता है। ठीक है ना, लेकिन आपका कर्तव्य भंग, इस बिंदु पर दोनों में भिन्नता है। उपेक्षा के बाद भी, ठीक है, उपेक्षा के यानी बाद योग्य उपेक्षा के अप्रत्य के जन्म के बाद भी जो दोनों वर्ष स्टीवेंसन में हो गया, कठोर दायित्व को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी परिस्थितियां किसमें पैदा हुई? रायल एंड बनाम फ्लेचर। इस मुकदमे में इस सिद्धांत के जन्म लेने की परिस्थितियां ये पैदा हुई। मुकदमे के तथ्य, ठीक है, ये देखें। मुकदमे के तथ्य क्या है कि प्रतिवादी गण लंकाशायर, इसके एल्सवर्थ में एक मिल ओनर है। वो मिल ओनर के तौर पर मिल की जलापूर्ति में सुधार, इंप्रूवमेंट ये करना चाहते हैं। ठीक है, वाटर सप्लाई को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक जलकुंड ये बनवाया, और जलकुंड बनाने के लिए उन्होंने सक्षम कैपेबल इंजीनियर्स ये अपॉइंट किया। अब कैपेबल इंजीनियर्स अपॉइंट किया, इंजीनियर्स अपना काम खुद करेंगे, उनके कार्य पर कोई नियंत्रण इसका नहीं है। तो इंजीनियर कौन हो गए? मुक्त ठेकेदार। ठीक है ना, इंजीनियर कौन हो गए? मुक्त ठेकेदार। अब इंजीनियरों ने जलकुंड बनाना शुरू किया। जलकुंड बनाते समय इन्हें कुछ बंद दरवाजे ये दिखाई दिए, और वे बंद दरवाजे खुल रहे थे एक खान में। जलकुंड बनाते समय इन्हें उन दरवाजों को ठीक से सील ये करना चाहिए था, उसको इन्होंने सील नहीं किया, यानी उपेक्षा। लेकिन किसकी? मुक्त ठेकेदार की। इंजीनियर कौन है? मुक्त ठेकेदार, सेवक नहीं है। हम लोग जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ट्रस्ट ये पढ़ के आए। सेवक इसके कार्य और कार्य करने के तरीके दोनों पर नियंत्रण मालिक का होता है। इंजीनियरों के कार्य करने के तरीके पर मालिक का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए इंजीनियर कौन है? मुक्त ठेकेदार। और मुक्त ठेकेदार के कार्य के लिए स्वामी का प्रतिनिधिक दायित्व ये नहीं होता। ठीक है, विकेरियस लायबिलिटी तो सेवक के कार्य के लिए है। यहां इंजीनियर उपेक्षा किसने की? इंजीनियर यानी मुक्त ठेकेदार ने बंद गेटों को ठीक से सील किसने नहीं किया? इंजीनियर्स ने।
और बंद गेटों को ठीक से सील न करने का परिणाम क्या हुआ? उस जलकुंड से जल निकलकर पड़ोसी की खान में पहुंच गया और पड़ोसी की खान से वादी की खान इसमें भर गया। वादी को ढंग से नुकसान हुआ, वादी क्षतिपूर्ति का मुकदमा लाया है, ठीक है ना, वादी क्षतिपूर्ति का मुकदमा लाया है। अब प्रतिवादियों के तर्क देखिए, प्रतिवादियों का तर्क यह है कि उपेक्षा में दायित्व कब पैदा होगा? जब हमने सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया हो। हमने सक्षम इंजीनियरों की, ठीक है, नियुक्ति जलकुंड बनाने के लिए की, हम आईआईटी से इंजीनियर लाए। अगर भारतवर्ष होता और प्रतिवादी तर्क दे रहा होता तो प्रतिवादी का तर्क इस तर्क के समान है। मानो वो ये कह रहा है कि हम तो आईआईटीएंस, ठीक है, सबसे अच्छे प्रौद्योगिकी के संस्थान, सबसे अच्छे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आईआईटी माने जाते हैं। हमने तो वहां से पास आउट इंजीनियर्स उन्हें अपॉइंट किया। हम इससे ज्यादा क्या कर सकते थे? ठीक है, हमने कौन सा सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया है? ठीक है, हमने तो किसी सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग किया नहीं, तो हम दायी क्यों हो गए? और वादी की यह बात बिल्कुल सही है। वादी, अरे भाई आप ही बताओ, सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग उसने कहां किया है? और तुम्हें प्रचलित दायित्व कौन सा है? नेग्लिजेंस, उपेक्षा। उपेक्षा में क्या साबित करना है? कर्तव्य स्थिति और कर्तव्य का भंग, कॉन्सिक्वेंटल डैमेज, तीनों चीजें साबित करनी है। अब उसका तो कहना है हमने कर्तव्य भंग किया ही नहीं, और बात उसकी सही है, कर्तव्य भंग उसने नहीं किया है, ठीक है। दूसरी ओर और उसका यह भी कहना है कि इंजीनियर्स मुक्त ठेकेदार हैं, उनके लिए प्रातिनिधिक रूप से भी हम दायी नहीं। सेवक होते बात अलग होती, मेरी विकेरियस लायबिलिटी थी, ठीक है, हम उसके लिए भी दायी नहीं। गलती तो इंजीनियर्स की है और इंजीनियर्स पे ये मुकदमा नहीं लाए। भाई बात का निर्णय तो पक्षकारों में होगा, सिविल लायबिलिटी है, मुकदमा ये हम पे ले आए। बोले थप्पड़ इनने मारा, मुकदमा हम पे, इन्हें पार्टी नहीं बनाया। तो वादी का कहना मेरे विरुद्ध मुकदमा खारिज होना चाहिए। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने, कोर्ट ऑफ एक्सचेकर जो सामयिक न्यायालय था, उसने खारिज कर दिया मामला। और कोर्ट ऑफ एक्सचेकर की अपील हमने आपको बताया था शुरुआत में, चांसरी कोर्ट, ठीक है, इसको कोर्ट ऑफ एक्सचेकर यह भी कहा जाता था क्योंकि वहां जो प्राधिकारी बैठता था वो एक्सचेकर होता था, ठीक है, राज्य का एक मंत्री होता था जो इस प्रकार के मामले देखता था। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर ने इस मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चेंबर, जो कि कोर्ट ऑफ एक्सचेकर का अपीलेट कोर्ट था, ठीक है ना, जो इनेक्टेड लॉ के कोर्ट थे, ठीक है ना, किंग्स बेंच, उनका अपीलेट कोर्ट कौन था? कोर्ट ऑफ अपील। यहां कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चेंबर, इसने अपील मंजूर कर ली। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर में कौन बैठे? जस्टिस ब्लैकबर्न, ठीक है, ये खूब याद रखने वाली चीज है। जस्टिस ब्लैकबर्न बाद में लॉर्ड भी हुए, और आपसे प्री में अक्सर पूछ दिया जाता है कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का नियम दिया था जस्टिस ब्लैकबर्न एक विकल्प, लॉर्ड ब्लैकबर्न दूसरा विकल्प, तो जस्टिस ब्लैकबर्न इन्होंने दिया। यह भी पूछा जाता है कि जस्टिस ब्लैकबर्न जिस समय यह निर्णय दिया उस समय वो किस न्यायालय के न्यायाधीश थे? वो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चेंबर में बैठे हुए थे। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर चेंबर में जस्टिस ब्लैकबर्न ने डिसाइड किया कि वादी उत्तरदायी है। उन्होंने ये माना कि वादी उपेक्षा में उत्तरदायी नहीं है, उपेक्षा में उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वहां उसने किसी कर्तव्य का भंग ये नहीं किया है। और चूंकि इंजीनियर मुक्त ठेकेदार है इसलिए उनके कार्य के लिए भी दायी नहीं है, लेकिन फिर भी दायी है, और इसीलिए अपकृत्य को विकसित होती हुई विधि कहते हैं। इसीलिए अपकृत्य को विकसित होती हुई विधि कहा जाता है।
जस्टिस ब्लैकबर्न ने दायित्व का एक नया आधार ये खोजा, दायित्व का नया आधार जो अब तक अप्रत्यक्ष विधि में पहचाना नहीं गया था। दायित्व का नया आधार क्या था कि यदि कोई अपनी भूमि का विशेष उपभोग करेगा, और जब भी आप विशेष उपभोग करते हो तो उस उपभोग को स्वाभाविक उपभोग के विपरीत अस्वाभाविक उपभोग यह कहा जाता है। जस्टिस ब्लैकबर्न ने दायित्व का एक नया नियम यह प्रतिपादित किया जो अकृत्य की दुनिया में कठोर दायित्व का सिद्धांत कहलाया। और वो कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या प्रतिपादित हुआ कि यदि कोई अपनी भूमि का अस्वाभाविक उपभोग करता है और उसके इस प्रकार के अस्वाभाविक उपभोग से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है, और इस अस्वाभाविक उपभोग में वो करता क्या है, कोई ऐसी चीज जो यदि वहां से निकल भागे तो दूसरे को क्षति ये पहुंचा देगी, ये करता है वो इकट्ठा अपनी जमीन पर, तो ऐसा वो अपनी रिस्क पर ही करेगा। उन्होंने कहा इस बात की उसे अनुमति मिल सकती है क्योंकि वो स्वामी है अपनी जमीन का, इसलिए अपनी जमीन पर किसी ऐसी चीज को लाना जो निकल भागे तो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, उसे उसकी जमीन पर लाना प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके स्वामित्व के अधिकारों में हस्तक्षेप होगा। ला सकता है, लेकिन अगर लाएगा तो अपनी जिम्मेदारी पर लाएगा। वो लाया और चीज खतरनाक है, ये जानता है, पूर्वानुमानित क्षति पूर्वानुमानित है कि अगर निकल भागी तो पड़ोसी को क्षति होगी। तो जब तक आपकी जमीन पर है वो आपका आचरण न्यायोचित है, लेकिन अगर निकल भागी और उसने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर इसके लिए आप उत्तरदायी माने जाएंगे क्योंकि आपने अपनी भूमि का अस्वाभाविक उपभोग किया है। आपने कोई कर्तव्य भंग उपेक्षा की विधि के समान किया या नहीं किया, इससे मतलब नहीं है। जस्टिस ब्लैकबर्न ने तर्क देते हुए कहा कि वो व्यक्ति जिसके घर में घुसकर किसी का भगेड़ू पशु उसका अनाज खा जाए, किसी की भूमि से, ठीक है, कोई विषाक्त पदार्थ ये उसके घर में आ जाए तो वो पड़ोसी की गलती हो न हो, पड़ोसी की गलती के बिना भी दंडित तो हो ही जाता है, इस व्यक्ति को नुकसान तो हो ही जाएगा। इसके न्याय की मांग है कि आपके स्वामित्व के अधिकारों में हस्तक्षेप ये हम नहीं करेंगे, आप लाओ अपनी भूमि पर ऐसी चीज जो खतरनाक प्रकृति की है और निकल भागे तो नुकसान कर देगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर लाओ। और अगर वो आपकी चीज आपकी जमीन पर बनी रहती है, आगे नहीं निकल भागती है, तो आपका आचरण न्यायोचित है। और अगर ऐसा हो गया और नुकसान हो गया तो दूसरा, ये तो आपकी गलती हो ना हो, दंडित तो वो हो ही गया, तो आखिर दूसरे की क्षतिपूर्ति ये क्यों नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस ब्लैकबर्न ने एक सिद्धांत दिया जो उपेक्षा की विधि से हटकर था और जिसमें यह कहा कि यदि भूमि का विशेष उपभोग करते हुए प्रतिवादी अपनी भूमि पर कोई ऐसी चीज लाता है जिसकी खतरनाक प्रकृति का उसे ज्ञान है, वो ये जानता है कि खतरनाक प्रकृति है और निकल भागी है, तो दूसरे की भूमि पर जाएगी और उसे नुकसान कर देगी। तो यदि निकल भागकर वो नुकसान करती है तो प्रतिवादी इसके द्वारा किसी कर्तव्य का भंग किया जाना अपेक्षित किए बिना ही प्रतिवादी को वादी के प्रति उत्तरदायी ये माना जाएगा। जस्टिस ब्लैकबर्न ने ये प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया। इसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसने भी मान्यता दी इस कठोर दायित्व के सिद्धांत को, ठीक है। जस्टिस केयंस करके आए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में,
उन्होंने इस सिद्धांत को मान्यता दी और उन्होंने विशेष जोर इस बात पर दिया कि भूमि का अस्वाभाविक उपभोग जरूर होना चाहिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने विशेष जोर इस बात पर दिया। कालांतर में प्रीवी काउंसिल, उसने रिकॉर्ड बनाम लोथियन, इसमें इसी सिद्धांत की पुष्टि की और प्रीवी काउंसिल ने भी जोर दिया कि भूमि का अस्वाभाविक इस्तेमाल यह आवश्यक रूप से होना चाहिए यदि आप कठोर दायित्व के सिद्धांत को, ठीक है, ये प्रयोग में लाना चाहते हैं। ठीक है, जस्टिस ब्लैकबर्न ने क्या कहा था? भूमि का विशेष उपभोग। ठीक है, और विशेष उपभोग जब होता है तो स्वाभाविक उपभोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कोई स्पेशल काम किया जा रहा है तो वो जनरल से अलग है ही है। एक चीज खूब समझ लें कि जानबूझकर प्रीवी काउंसिल ऑफ लॉर्ड, ठीक है, जस्टिस ब्लैकबर्न और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भूमि के विशेष उपभोग या अस्वाभाविक उपभोग की बात की है। जानबूझकर उन्होंने कुछ उपभोगों को अस्वाभाविक उपभोग घोषित नहीं किया, क्योंकि अगर वे कुछ प्रकार के उपभोगों को अस्वाभाविक उपभोग घोषित कर देते हैं तो बढ़ती हुई तकनीकी प्रगति, इसमें जब कोई अन्य चीज जो उस सूची में शामिल नहीं होती लेकिन खतरनाक होती है किसी भूमि पर लाई जाती, तो फिर से या तो नियम के विस्तार को बढ़ाना पड़ता, उस सूची में कोई नई चीज शामिल करनी पड़ती है। ठीक है, और या फिर दायित्व उत्पन्न ही नहीं होता। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि अगर आपने अपनी जमीन पर कीचड़ इकट्ठा किया और वो निकल भागा तो फिर कीचड़ ही है। ठीक है, भूमि पर आग जलाई गई, उससे गर्मी निकलकर उसने झुलसा दिया पौधों को, कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि कीचड़ की बात की गई। इसलिए जानबूझकर उन्होंने केवल अस्वाभाविक उपभोग यह शब्द रखा। तकनीकी प्रगति के कारण रेडियोएक्टिव पदार्थ आप अपने यहां ले आते हैं, ठीक है, और उससे कुछ नुकसान हो जाता तो उससे भी तो अल्फा बीटा गामा रेजेस ये निकल रही है। ठीक है, जानबूझकर शब्द इस्तेमाल किए गए, भूमि का अस्वाभाविक उपभोग। और प्रीवी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि अस्वाभाविक उपभोग यह होना चाहिए। अगर अस्वाभाविक उपभोग नहीं है तो फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लागू नहीं हो सकती। अब आप देखें, एक कमी आई उपेक्षा के अप्रत्य में। ठीक है, उपेक्षा के अप्रत्य ने एक तथ्य स्थिति इसको निर्णित करने में सहायता नहीं दी, जिसके कारण विधि का विकास हुआ और एक नवीन विधिक सिद्धांत यह प्रतिपादित हो गया। ठीक है ना, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के रूप में। और जब आप इस ढंग से लिखते हैं एग्जामों में तो आपका ज्ञान ऑटोमेटिकली प्रदर्शित होता है, फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं एग्जामिनर को कि हमें ट्रॉट आता है, एक वाक्य से समझ लेता है वो। ठीक है, इसके बाद आप देखें क्या कहा था उन्होंने कठोर दायित्व में, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में, चीज निकल भागे, चीज पलायन कर जाए, ये कहा। अब इस पलायन कर जाए इस शब्द पर अगला मुकदमा आया, रीड वर्सेस जे लायंस एंड कंपनी। तो बस इसी पलायन कर जाए इसी शब्द पर है। पलायन शब्द के दो अर्थ हैं, स्थान से पलायन कर जाए और नियंत्रण से पलायन कर जाए। ठीक है ना, एक है प्रतिवादी के नियंत्रण से पलायन कर गई चीज, ठीक है, और एक है प्रतिवादी का आधिपत्य जिस परिसर पर है उस परिसर से पलायन करके दूसरे के परिसर में पहुंच गई। पलायन के दो अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, ये दो अर्थ पलायन के हो सकते हैं। अब रीड बनाम जे एंड लायंस,
जे लायंस एंड कंपनी, रीड वर्सेस जे लायंस एंड कंपनी। इसके तथ्यों को देखें जरा। ठीक है, तथ्यों में क्या स्थिति आ रही है? जे लायंस एंड कंपनी के तथ्यों में स्थिति यह है कि प्रतिवादी गण ने एक विस्फोटक बनाने का सरकारी कारखाना यह हस्तगत किया है। ठीक है, एक कारखाना लिया है, उसमें सरकार के लिए वो विस्फोटक बनाते हैं प्रतिवादी गण, और जब विस्फोटक बनाते हैं तो भूमि का स्वाभाविक उपभोग ये तो हो ही रहा है। ठीक है भाई, विस्फोटक वहां इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये भूमि का स्वाभाविक उपभोग तो नहीं है, क्योंकि भूमि का स्वाभाविक उपभोग क्या है? भूमि का स्वाभाविक उपभोग है खेती के लिए भूमि का उपभोग, रहने के लिए भूमि का उपभोग, ये भूमि के स्वाभाविक उपभोग है। अगर भूमि को विस्फोटक, चाहे वो सरकार उसके लिए बनाए जाने, देश की रक्षा के लिए, चाहे लोगों को मारने के लिए, कुछ भी हो, विस्फोटक बनाना भूमि का अस्वाभाविक उपभोग यह है। तो रीड बनाम जे लैंड एंड कंपनी है, इसमें प्रतिवादीगण विस्फोटक सरकार के लिए बना रहे हैं। एक परिसर में जिसे उन्होंने कारखाना कहा है, प्रतिवादी गणों के, ठीक है, द्वारा सभी पूर्वोपाय जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रीकॉशन। ठीक है, सभी पूर्वोपाय, सभी प्रीकॉशन, सभी रक्षोपाय, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहेंगे आप, सिक्योरिटी मेजर्स, सब लिए गए, सारे सेफ्टी मेजर्स ये लिए गए। इसके बाद भी विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने से परिसर के अंदर वादी और कर्मचारीगण जो मौजूद थे, क्योंकि वो लोग काम करते थे वहां, उनको नुकसान हो गया। ठीक है, परिसर के अंदर अब मुकदमा आया वादीगण की ओर से, और तर्क स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का लिया गया। उपेक्षा का मामला न तो प्लीड किया गया और न साबित हुआ। जब प्लीड ही नहीं हुआ तो साबित क्या होगा? क्योंकि सीपीसी आप लोग पढ़ के आए, सीपीसी जैसी हमारे यहां मामला, चूंकि इंग्लैंड में, लेकिन इंग्लैंड में भी सीपीसी जैसे ही सिविल लॉज है। आप प्लीड करेंगे ना, प्लीडिंग क्या है? आदेश 6 है हमारे यहां, वहां आदेश 6 जैसा कुछ होगा, वाद पत्र और लिखित कथन। ठीक है, यही तो है प्लीडिंग्स। और जो प्लीड करेंगे साक्ष्य उसी पर देंगे आप। तो जब उपेक्षा का मामला आपने प्लीड ही नहीं किया, तो उपेक्षा के मामले के साबित होने का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि एविडेंस उस हिसाब से आएगा ही नहीं। उपेक्षा का मामला आप प्लीड करते तो क्या कहते? तो आप कहते कि प्रतिवादी का हमारे प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य था, इन्होंने उस कर्तव्य का भंग किया है और इसी कारण हमें क्षति हुई है, ये कहते आप। ठीक है, ये तो कहा नहीं आपने दायित्व का जो नया नियम सर्जित हुआ था, जिसे कठोर दायित्व का सिद्धांत यह कहा गया था, इसको प्लीड किया था। और जो कठोर दायित्व का सिद्धांत आपने प्लीड किया, तो आपको दो तीन चीजें साबित करनी है। खतरनाक, ठीक है, भूमि का अस्वाभाविक उपभोग ये किया जा रहा था, वो तो खतरनाक विस्फोटक उत्पादित करने के लिए भूमि का उपयोग करने के कारण साबित है। भूमि का अस्वाभाविक उपभोग हो रहा था, लेकिन अगली चीज साबित करनी है, चीज पलायन कर गई है, और पलायन कर जाने से नुकसान हुआ। अब चूंकि वादीगण कर्मचारी हैं फैक्ट्री के, इसलिए फैक्ट्री के अंदर हैं। विस्फोटक उस भूमि से पलायन नहीं किया है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या है? जलकुंड से जल निकलकर वादी की खान में पहुंच गया है, यह है
यहां नहीं गया है, यहां कहां है विस्फोटक, वहीं तो है, तुम भी वहीं हो। वादी अगर कारखाने के बाहर होता और विस्फोट हो जाने के परिणाम स्वरूप घायल होता तो यह कहा जा सकता था कि चीज पलायन कर गई। ये तो नहीं है, इसलिए कठोर दायित्व लागू नहीं हो सकता। अब वादी गणों की ओर से तर्क दिया गया वकीलों के माध्यम से कि यहां पलायन का अर्थ, जो पलायन शब्द का प्रयोग हुआ है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में, वहां पलायन का अर्थ नियंत्रण से पलायन ये लेना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा अन्यायपूर्ण है कि वादी अगर परिसर के बाहर होता और विस्फोट के परिणाम स्वरूप मर जाता तो क्षतिपूर्ति मिलती, जब घायल हो जाता तो क्षतिपूर्ति मिलती, वो परिसर के अंदर है तो नहीं देंगे। तो बात बड़ी बेवकूफी की लग रही है। इसलिए वादीगण ने यह सुझाव दिया न्यायालय को कि आप इस पलायन शब्द के अर्थ को बढ़ा दीजिए और इस पलायन शब्द के अर्थ को यूं ले लीजिए कि मानो नियंत्रण से पलायन, और नियंत्रण से पलायन हुआ ही है क्योंकि विस्फोट हुआ तो नियंत्रण से पलायन हुआ है, और कठोर दायित्व के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दे दीजिए। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं, और यही नुकसान है। जो लोग बड़ी बातें बनाते हैं ना कि न्यायालयों को नियम बनाने चाहिए, यही नुकसान है न्यायालयों के नियम बनाने का। न्यायालय ने कहा कि हम नहीं बदलेंगे, हम दायित्व के नियम को विस्तृत नहीं करेंगे। जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में आया है, पलायन कर जाती, पलायन इसमें हुआ ही नहीं। पलायन का अर्थ है परिसर से पलायन कर जाना और फिर किसी को क्षति करे। परिसर से पलायन नहीं हुआ और उपेक्षा आप साबित नहीं कर पाए, उपेक्षा आपने प्लीड भी नहीं की, सबको नुकसान हुआ और कोई प्रतिकर नहीं मिला, कोई प्रतिकर नहीं मिला। ठीक है, बड़ी हास्यास्पद और मार्मिक स्थिति है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसी मुकदमे के आधार पर यह भी कहा जाने लगा कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो नुकसान हुआ था किसको हुआ था, वादी की खान को, अर्थात संपत्ति को। यानी रायलैंड वर्सेस फ्लेचर उन मामलों में लागू नहीं हो सकता जिनमें शारीरिक क्षति ये हुई हो। दोनों वर्सेस स्टीवेंसन की बात अलग थी, वहां शारीरिक और सांपत्तिक दोनों नुकसान हुए थे, यहां बात दूसरी हो गई है, यह भी कहा जाने लगा इसके बाद। लेकिन आगे जो मुकदमे डिसाइड हुए इंग्लैंड में, ये आपकी किताबों में नीचे फुटनोट में दे रखे हैं, उसमें खैर इस एस्पेक्ट को तो हटा दिया और यह कहा कि नहीं, कठोर दायित्व का सिद्धांत उन मामलों में भी लागू होगा जिनमें शारीरिक क्षति यह हुई होगी, ठीक है ना। तो आज की स्थिति रीड बनाम, ठीक है, जे लायंस एंड कंपनी, इसे निर्धारित हो जाने के बाद आज की जो पोजीशन आई, वो पोजीशन ये निकल कर आई कि भूमि का अस्वाभाविक उपभोग, चीज का वहां इकट्ठा किया जाना, चीज का वहां से पलायन कर जाना और चीज की खतरनाक प्रकृति को जानते हुए वहां इकट्ठा किया जाना, उसको वहां से पलायन करके किसी को नुकसान पहुंचा देना, नुकसान चाहे संपत्तिक हो चाहे, और पलायन का अर्थ परिसर से पलायन, ये है पलायन का अर्थ, नियंत्रण से पलायन नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अभी कठोर दायित्व, अभी मतलब जल्दी ही 80 के दशक में, 80-90 के दशक में इस रायलैंड वर्सेस फ्लेचर पर फिर से विचार किया। कौन से मामले में, कैम्ब्रिज वाटर कंपनी, ठीक है, वर्सेस ईस्टर्न कंट्रीज लेदर पीएलसी। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्रतिवादी गण, ठीक है, वादी गण क्या थे, लाइसेंसी थे, इन्हें वाटर सप्लाई का लाइसेंस ये दिया गया था। वाटर सप्लाई करने के लिए इन्होंने भूमि में बोरिंग की थी, पानी निकालते थे, सप्लाई करते थे भूमिगत जल को, ठीक है। और जो प्रतिवादीगण थे वो एक मिल चलाते थे, इनकी जो बोरिंग का स्टेशन था उससे 1.3 मील दूर, वहां वो अपनी, ठीक है, वो चलाते थे मिल, और वो क्या करते थे, रोएदार खालों को
ठीक है, साफ करते थे और उससे विभिन्न चीजें बनाते थे। रोएदार खालों को साफ करने के लिए परक्लोरेथीन नाम के रसायन का वे उपयोग करते थे। और परक्लोरेथीन को क्या करते थे, टंकी में डाल देते थे नीचे, जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन में नीचे सर्फ डाल देते हैं और फिर कपड़े डाल दिए, तो जब वो घूमती है तो सर्फ ऊपर आ जाता है। ऐसे ही परक्लोरेथीन जब वो चलती थी मशीन तो ऊपर आ जाती थी और कुछ परक्लोरेथीन छिटक कर फर्श पे गिर जाती थी। ये सारा काम प्रतिवादीगण कब से कर रहे थे, 1950 से। 1950 से उन्होंने ये काम करना शुरू किया था और उनकी मान्यता यह थी कि ये जो पदार्थ नीचे गिरता है ये उड़ जाता है गिरते ही, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं था। वो फर्श में जज्ब होता था, फर्श में समाता था और फिर जमीन में समाकर धीमे धीमे चलता हुआ वादी के बोरिंग स्टेशन तक आ गया और पानी में मिल गया। ठीक है, दूषित पानी की सप्लाई शुरू हो गई। लेकिन 1973 तक यह नहीं मालूम चला, ठीक है, कि दूषित पानी दिया जा रहा है। ठीक है, फिर पता भी लगा कि इसमें परक्लोरोथीन की मात्रा है, लेकिन उस समय तक उपलब्ध जो ज्ञान था तक, ठीक है, उसके मुताबिक परक्लोरोथीन की उतनी मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं थी। 1980 में यूरोप के देशों ने एक खोज की और उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि परक्लोरोथीन की यह मात्रा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। उस ट्रीटी को ब्रिटेन ने साइन किया 1985 में। ठीक है, वादीगण को उस जल की सप्लाई करने से रोक दिया गया, उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया, बोरिंग उन्हें उखाड़नी पड़ी। उन्होंने कठोर दायित्व इसका तर्क लेते हुए प्रतिवादी गणों के खिलाफ मामला फाइल कर दिया कि अपनी जमीन का अस्वाभाविक उपभोग किया, उस पर खतरनाक प्रकृति की चीज ये लाए परक्लोरोथीन, वो निकल भागी, उसने हमें नुकसान कर दिया। ये तर्क आया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नहीं माना। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बैगन माउंट 2 ये लागू किया। उन्होंने कहा कि चीज की खतरनाक प्रकृति का ज्ञान यह होना चाहिए, यह निकल भागेगी तो नुकसान हो जाएगा, यह पता होना चाहिए। यहां ये जो क्षति आपको हुई, क्षति हुई है, लेकिन यह पूर्वानुमानित क्षति की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इसलिए उन्होंने उपताप पर भी अपना मामला आधारित किया। तो उपताप हम लोग अभी पढ़ा तो नहीं, लेकिन एक आइडिया हमने आपको दिया था कि उपताप क्या होता है, जब संपत्ति के उपभोग में, ठीक है, हस्तक्षेप ये किया जाता है, उसका कोई विधिक आधार नहीं होता, तो उपताप कहा जाता है। उपताप और कठोर दायित्व, इस पर मामला आधारित किया था। न्यायालय ने दोनों नहीं मानी। न्यायालय ने कहा पूर्वानुमानित नहीं है क्षति, ये अनुमान ही नहीं लग सकता था कि ऐसा हो जाएगा। इस स्तर पर प्रदूषण का यह ऐतिहासिक मामला है, यह अंदाजा ही नहीं हो सकता था कि ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए क्षति पूर्वानुमानित नहीं है, और पूर्वानुमानित नहीं है तो फिर किसी दायित्व का कोई प्रश्न ये पैदा ही नहीं होता। ठीक है, यह तर्क भी दिया गया कैम्ब्रिज वाटर कंपनी में कि भाई 1973 में जो हमने मुकदमा दायर किया, ठीक है, उसके बाद भी परक्लोरोथीन मिलती रही, तो एक नया काज ऑफ एक्शन भी पैदा हुआ। ठीक है, एक नवीन वाद कारण की स्थापना यह भी हुई है। इसलिए हमें, ठीक है, पहले की जो क्षति है वो पूर्वानुमानित नहीं थी भाई, लेकिन मुकदमा जब दायर कर दिया और जो डिसीजन आया, उस समय तक भी तो परक्लोरोथीन मिलती रही है, तो उस समय तो पूर्वानुमानित क्षति हो गई भाई, पहले नहीं थी पूर्वानुमानित। फिर तो यह तय हो गया कि मिल रही है और लगातार जारी रही, इसके लिए दे दीजिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, प्रदूषण का कृत्य पहले ही पूरा हो गया था, इसलिए नया वाद कारण पैदा नहीं हो रहा था। ठीक है, और उन्होंने कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी। तो कैम्ब्रिज वाटर कंपनी से यह तत्व आ गया कि क्षति कैसी होनी चाहिए, पूर्वानुमानित। एक नई चीज जुड़ गई, कठोर दायित्व। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि यह उपेक्षा से इसी मामले में समरूप है कि यहां भी क्षति पूर्वानुमानित है। ठीक है, भारतीय मामलों में भी
यानी हिंदुस्तान में भी कठोर दायित्व तो प्रचलन में है। ये किससे तय होता? 3 मुकदमों से। ठीक है, एक मॉडर्न कल्टीवेटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस मुकदमे से तय होता है कि कठोर दायित्व का सिद्धांत हिंदुस्तान में भी प्रचलन में है। मॉडर्न कल्टीवेटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ? नहर कट गई है, नहर के कट जाने से पानी ये निकलकर दूसरों की भूमि पर फैल गया और पानी से नुकसान हुआ। तर्क लिया गया किसका? कठोर दायित्व का, कि पानी अपनी भूमि पर लाए, अस्वाभाविक उपभोग है। कौन लाया? जिसने नहर बनाई। नहर किसने बनाई? सरकार ने। ठीक है, अपनी भूमि का अस्वाभाविक उपभोग किया और पानी निकल भागा। उसकी खतरनाक प्रकृति को ये जानते थे, उतना नुकसान कर दिया। इसलिए कठोर दायित्व है, इन्हें देना चाहिए। न्यायालय ने नकार दिया। न्यायालय का बिल्कुल नहीं, पानी लाना यह अस्वाभाविक उपभोग है, नहर बनाना यह अस्वाभाविक उपभोग थोड़ी है। ये पानी लाए नहीं है, नहर बनाई है। पानी लाना अलग भाव अभिव्यक्ति है और नहर बनाना अलग भाव अभिव्यक्ति है। ठीक है ना? न्यायालय ने इसको नकारा, लेकिन इससे तय तो हुआ, नहीं तो वो ये कह देते कठोर दायित्व हिंदुस्तान में प्रचलन में ही नहीं, तुम क्यों कह रहे हो ये बात? कठोर दायित्व के आधार मुकदमा कैसे ले आए? नॉट मेंटेनेबल नहीं कहा, ये कहा कि कठोर दायित्व लागू नहीं होता। इसके मतलब कठोर दायित्व लागू है, ये तो तय हो गया। ठीक है ना? जयलक्ष्मी साल्ट वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसमें भी कोर्ट ने कहा कि कठोर दायित्व का सिद्धांत हिंदुस्तान में लागू होता है। और जयलक्ष्मी साल्ट वर्क्स, इसमें तथ्य क्या थे? समुद्र के खारे पानी से भूमि के एक लंबे हिस्से को बचाने के लिए क्या किया गया था? एक बांध बनाया गया था और बांध का निर्माण दोषपूर्ण था, जिस वजह से पड़ोस की भूमियों को नुकसान ये हो गया था। कठोर दायित्व, ठीक है, इसके आधार पर क्षतिपूर्ति की मांग की गई। न्यायालय ने कहा कठोर दायित्व लागू होता है हिंदुस्तान में। ठीक है, क्योंकि न्याय साम्य शुद्ध अंतःकरण के रूप में इंग्लैंड में पारित विधिक सिद्धांतों को और वहां की पारित विधि को हम यहां लागू कर सकते, उनका लागू होता है। लेकिन प्रस्तुत मामले में मामला कठोर दायित्व का नहीं है, बल्कि उपेक्षा का है, और उपेक्षा के आधार पर उन्होंने क्षतिपूर्ति ये दी। इसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर, ठीक है, इन्वायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनवायरो लीगल एक्शन ऐसे करके, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मुकदमे में कोर्ट ने कहा कि कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के लिए सबसे अच्छा एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत है, आत्यंतिक दायित्व का सिद्धांत है, जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, ये जरूर याद रखेंगे। खूब पूछा जाता कठोर दायित्व का सिद्धांत कब आया, क्योंकि एमसी मेहता के बहुत सारे केसेस हैं। तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987, इसमें जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी आई है, कोर्ट ने कहा वो ज्यादा बेहतर चीज है। हालांकि आज जो रीड बनाम जे लायंस एंड कंपनी, ठीक है, इस मुकदमे में जो पलायन शब्द का अर्थ लिया था और यह कहा था कि परिसर से पलायन यह अर्थ है, नियंत्रण से पलायन यह अर्थ नहीं है, इस बात को अमेरिका में मान्यता मिलना बंद हो गई। और इसलिए अमेरिका में स्थिति क्या बनी है कि परिसर के अंदर लोग जो मौजूद हैं उन्हें भी कठोर दायित्व के आधार पर प्रतिकर मिला है, लेकिन इंग्लैंड में अभी भी स्थिति वही है। ठीक है, और इन्हीं खामियों की वजह से, ये जो कठोर दायित्व के सिद्धांत की खामियां हैं कि परिसर से निकल भागना जरूरी है चीज का, इन्हीं खामियों की वजह से एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये प्रिंसिपल अपकृत्य विधि में भारत में खोजा गया है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है और
कठोर दायित्व के सिद्धांत के अपवाद क्या है, इस पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे हम लोग। कठोर दायित्व, इस पर बात आज की ये आप पार्ट 1 ऐसा मान सकते हैं कठोर दायित्व का। ठीक है।